Hi everyone, my name is Mrinalini and I am a psychology educator for UGC NET category on textbook super coaching. So just like NTA holds a lot of examination, one of which is UGC NET also, and I'm sure a lot of you must be preparing for CUET PG psychology too, which again is done by NTA only. So under this video, I am going to be doing all of these questions जो previous year questions में पूछे गए हैं और वही सारे मैंने कंपाइल कर दिए हैं सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो आपको हेयर एंड देयर भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू लव द video, make sure that you hit like on this particular session, and you can also engage with me on the comment section too. Apart from this, in case if you would like to talk to me or maybe want to associate with me, so this is the Telegram channel. You can connect with me on that. Absolutely, because I teach for test book, so therefore this is my Telegram channel where you can connect with me. Apart from this, let's get started with our session for today. All right. So first question first. Dash felt that the soul could exist separately from the body. सोल कुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी, ये जो आइडिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डुअलिज्म कहते हैं। डुअलिज्म का मतलब होता है कि माइंड और बॉडी दो सेपरेट एंटिटीज हो सकती है ना। और ये जो बात है ये किसने कही है? दिस इज सेड बाय रेने डेकार्ट्स। रेने डेकार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। रेने डेकार्ट्स यूज्ड टू एग्जिस्ट इन 15th सेंचुरी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। इन्होंने डुअलिज्म तो प्रपोज किया ही है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात बोली थी कि एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक डायमेंशन प्रेजेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमें। हमारा ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन भी उसी उसी जगह से मतलब और ज़्यादा बेटर हो जाता है या वहीं पे जाके कनेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा था कि वो जो जगह है उसको ये उस समय पे कोनोरियम बोल रहे थे, और आज के टाइम पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो दैट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। तो ही यूज टू मीन दैट पीनियल ग्लैंड इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी रिसीव अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड वी डू नॉट नो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बात करी है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई पे हम एक्स एंड वाई जो होता है ग्राफ पे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने भी मतलब वंस ही वाज जस्ट इनटू हिज डीप थॉट्स और वहाँ पे कुछ चीज़ें सोच रहे थे, तो उन्होंने पंखा देखा अपने सीलिंग के ऊपर एंड देन वहाँ से इन्होंने रिकग्नाइज करा कि देखो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर चीज़ के। हम चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस, और उसी के बेसिस पे ग्राफ क्रिएट हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, especially the brain, to adapt to environment and replace function following damage is known as what? तो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन का स्पेशली काम पूछा जा रहा है कि किस तरीके से ब्रेन अडेप्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, फंक्शन को रिप्लेस कर सकता है और डैमेज के ऊपर काम कर सकता है। दिस इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज the brain's ability to recover, regenerate, and release neurotransmitters again and again on a particular site। ठीक है, और वो पर्टिकुलर साइट क्या ही होगी? मतलब रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली ना। और अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझो तो ऐसा होता है, ब्रेन जो है ना, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है एक न्यूरल सिस्टम, और वो न्यूरल सिस्टम की वजह से ही हम सारे काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम पे वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो रिसेप्टर्स हैं, एम्पा और नैम्डा, दो रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे ना बार बार ना न्यूरोट्रांसमिटर्स और वी कुड से केमिकल कीप्स रिलीजिंग। तो फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्मूला लर्न कर रहे हो मैथ्स का, तो आप उसको रोट लर्निंग के थ्रू याद करते हो, रटने के थ्रू याद करते हो। तो जब आप बार बार दोहराते हो वो चीज़, तो क्या होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो एम्पा और नैम्डा रिसेप्टर्स हैं, इस पे बार बार रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। तो ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि अगर कोई भी वेयर एंड टेयर भी हो रहा है, कोई चोट आ गई है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी रीजेनरेट हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे।
Identify the function of Broca's area from the following options. Broca's area is actually present in your frontal lobe. ठीक है, फ्रंटल लोब यानी कि ये जो मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ब्रोकाज एरिया का काम है स्पीच प्रोडक्शन का. जो भी हम स्पीच बोलते हैं, जो भी हमारी बोली है, जो भी मैं बोल रही हूँ अभी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ब्रोकाज एरिया. इट इज एबल टू प्रोड्यूस स्पीच इन ऑर्डर विद अ लॉट ऑफ अदर areas which are associated with the oromotor functions are also there. तो ये सारी चीज़ें हैं, स्पीच प्रोडक्शन का ये काम करती हैं. इसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट में एक और पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं वर्निकेज एरिया. इसका भी पता होना चाहिए आपको. वर्निकेज एरिया कंट्रोल करता है कॉम्प्रिहेंशन को, जिसको कहते हैं स्पीच कॉम्प्रिहेंशन. और वर्निकेज प्रेजेंट होता है हमारा टेम्परल लोब में, टेम्परल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल इज नोन एज. तो जो भी हमारे सेल बॉडी के अंदर न्यूरॉन हैं वो जो लाइफ मेंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सोमा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. सोमा इज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. सोमा को अगर ट्रांसलेट करोगे इनटू लिटरल मीनिंग, इट ओनली मीन्स बॉडी. सोमा इज बॉडी. एनीथिंग यू हियर सोमैटिक इज बॉडी. ठीक है. और सोमा वो पार्ट है जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो सब आपने अपने क्लास 10th में पढ़ी है. फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेल ऑर्गेनेलीज, मिटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर. जो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लेट मी टेल यू, लेट मी ड्रॉ यू अ फिगर जिसकी वजह से आपको ये हमेशा याद रहेगा. एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो, आगे तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी बायो साइकोलॉजी के अंदर. ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो इसके साथ सस्पेंडेड है. ठीक है, दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ठीक है, और ब्रेन से कुछ ऐसे 12 नर्व्स अराइज कर रहे हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं क्योंकि वो ब्रेन से अराइज कर रही हैं. और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स अराइज कर रही हैं जो 31 हैं. ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स मिला के बनाती हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल इज समथिंग विच लाइज ऑन द आउटसाइड. तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस लाइक दैट. We'll have this muted for a second. Okay, anyway, moving forward. The chemical substance that can mimic or enhance the effects of a neurotransmitter on the receptor sites of the next cell. तो कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि मिमिक कर सकता है या बेटर कर सकता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एगनिस्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. एगनिस्ट का ही ऑपोजिट होता है एंटेगनिस्ट. एंटेगनिस्ट बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, मिमिक नहीं करेगा, एनहांस नहीं करेगा, रिड्यूस कर देगा. आगे बढ़ते हैं. विच न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स टू काम एंजाइटी. एंजाइटी को रिलीव करने वाला कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? वी कॉल इट एज गाबा. ऑप्शन नंबर 1. गाबा को अगर एक्सपैंड करने के लिए पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है ना. और गाबा जो है ना ये एक यूनिवर्सल इनहिबिटर है. मतलब
आपके बॉडी के अंदर जो भी आप काम कर रहे होते हो, तो वो तो जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ तो इसकी वजह से एक्साइटेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना मेरे न्यूरॉन्स के अंदर। तो जो भी रिडक्शन वाला काम है वो सारा कुछ गाबा के कंट्रोल में होता है। बाकी सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोलाइन सबसे ज़्यादा अबांडेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि लर्निंग और मेमोरी में सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, मोस्ट अबांडेंट, ये याद रखना। ठीक है। ग्लूटामेट जो है, जिस तरीके से गाबा यूनिवर्सल इनहिबिटर है, ग्लूटामेट यूनिवर्सल एक्साइटर है, ये न्यूरॉन को एक्साइट करता है। और डोपामीन हमारे जो रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जो भी हम रील्स रील स्क्रॉल करते हैं, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फॉर सो लॉन्ग, एंड मज़ा आता है वो करने में, है ना। 1 घंटे कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है 15 मिनट ही किया है। तो वो बार बार करना इज़ बिकॉज हमारा डोपामीन और हमारे डोपामीन वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो फ्राई हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हिपोकैम्पस प्लेज अ रोल इन व्हाट, हिपोकैम्पस रोल प्ले करता है इमोशन के अंदर। और टेक्निकली अगर हम बोलें तो हिपोकैम्पस एक्चुअली में मेमोरी इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। मेमोरी इंटीग्रेशन के अंदर मतलब हमारी मेमोरी को एकत्र करने का काम भी ये करता है। ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको फेयर से रिलेटेड पूछा जाता है तो फेयर को कंट्रोल करने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं अमिगडाला, ये याद रखना है, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है। ऑल राइट, चलो ये भी बता देती हूँ बिकॉज यू माइट वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन हियर। देखो, बैलेंस कंट्रोल हमारे ब्रेन का जो हिस्सा करता है, हम कह सकते हैं कि दैट इज योर सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, motor coordination, balance, everything. Sexual drive, this is all in control with your hypothalamus, क्योंकि इसके बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस के। जितनी भी प्राइमरी नीड्स हैं हमारी, सेक्स, फूड यानी कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन दी अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्हाट इज एन ऑपरेंट? ऑपरेंट इज एन ऑर्गेनिज्म, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, कोई भी जीव जंतु जिसका जो बिहेवियर है रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर मैं किसी ह्यूमन के बारे में बात करती हूँ तो ह्यूमन को किस तरीके से टेम किया जा सकता है? ह्यूमन को टेम किया जा सकता है रिवॉर्ड के थ्रू। रिवॉर्ड इज व्हाट? रीइंफोर्समेंट इन साइकोलॉजी, है ना। तो हम इनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेंट को। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट पे काम करता है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो, सो हियर वी विल हैव टू रीड द क्वेश्चन वंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू पनिशमेंट? पनिशमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताओ कौन से हैं। पनिशमेंट एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा क्रूअल, यू नो, एक हम एक तरीके से पनिशमेंट ले लेते हैं कि दैट किसी को मारना, वर्बली स्कोल्ड करना, ये सारी चीज़ें पनिशमेंट में आ जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी सेपरेट फ्रॉम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये याद रखना है। स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट, ये इसका पार्ट नहीं है, दिस इज़ नेगेटिव reinforcement। ठीक है। losing the privilege of driving because you got into too many accidents, privilege to drive, इसको lose करना, this could be one part। ठीक है। having to lose some of your money to pay the penalty for late tax filing, which is true। अगर आपके मनी जो है मनी लॉस हो रहा है क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं करा तो वो भी पनिशमेंट ही है, पीनलाइज, यू आर गेटिंग पीनलाइज फॉर दैट। बीइंग ग्राउंडेड, अगेन सी, यहाँ पे ना आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी तरीके का जो हार्म कॉज कर रहा है, अब वो हार्म फिजिकल और वर्बल दोनों हो सकता है। ठीक है, फिजिकल प्लस वर्बल। तो ये तीनों ही जो हमारे लास्ट के हैं, बी, सी एंड डी, ये तीनों ही फिजिकल या वर्बल कॉज जो हैं वो शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये फिजिकल है, ग्राउंड होना। मनी लूज करना अगेन मेंटल माना जाता है, साइकोलॉजिकल माना जाता है। अगेन लूजिंग द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग इज ऑल्सो समवेयर योर बोथ फिजिकल साइकोलॉजिकल। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। What is correct about operant conditioning? Let's study. Operant conditioning is about, how operants act through reinforcement. तो let's understand क्या है।
द गोल इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ एन ऑलरेडी अकरिंग रिस्पॉन्स। हाँ, ये तो भाई हम करते हैं, लाइकलीहुड ऑफ रिस्पॉन्स को तो हम बढ़ाते हैं, बढ़ाना ही चाहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। एंड रीइंफोर्समेंट अगर रिवॉर्ड दे के कोई चीज़ बढ़ रही है, लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर बढ़ रहा है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये दोनों मैटर करता है, या इस पे डिपेंड करता है हमारा रीइंफोर्समेंट भी कैसा है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज हमारे कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। Responses, yes, somewhere we could say they are voluntary, but I feel like इतना करेक्ट तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Responses are involuntary and reflexes। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट हियर, बिकॉज ये हम बात कर सकते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। This we can still go ahead with option number B. Reinforcement must be immediate। Reinforcement जो है वो immediate होना चाहिए। Somewhere it is true, हाँ होना तो चाहिए। अगर बाई चांस आपको कोई अच्छा काम करने के लिए आप स्टडी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग फॉर CUET, है ना, एग्ज़ाम दिया और इसका रिजल्ट आया और आपने पास कर लिया, तो फिर आपके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, पास होने की खुशी में आपको मूवी डेट पे लेके जाते हैं, तो यू विल फील गुड अबाउट इट, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल। मतलब जो भी हमारा हर ट्रायल के अंदर जो भी रिस्पॉन्सेज होने वाले हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वेरी कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल रेशो शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हो जिसका जो सैलरी है वो किसी स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं आती है। समटाइम्स इट कम्स इन 3 months, sometimes it comes in a month only, sometimes it can come after few weeks also। तो यहाँ पे कोई ऐसे टाइम नहीं है ना हर ट्रायल के अंदर, मतलब ये ट्रायल ही तो हो रहा है कि आप हर महीने काम कर रहे हो, अब हर महीने काम कर रहे हो और आप स्टिल एंटिसिपेट कर रहे हो कि अब आएगी, चल कोई बात नहीं, 1 महीना और निकाल दिया उसके बाद में भी शायद नेक्स्ट मंथ आ जाए। तो ये क्या है, ये आपका ट्रायल ही तो है। दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इन एन एंटिसिपेशन फॉर दी सैलरी, right? Which should not be ethically correct, but anyway, moving forward. The tendency to falsely believe through revision of older memories to include newer information that one could have correctly predicted the outcome of an event is known as what? All right, इसका मतलब होता है हाइंडसाइट बायस। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है कुछ चीज़ें बोलने की कि अच्छा अभी तुमने बात लिया है, यू हैव जस्ट टेकन अ बाथ, डू नॉट सिट इन एसी, डू नॉट सिट इन एसी, है ना, ऐसे करते हैं ना। और जब वो ऐसे बोलते हैं तो यूजुअली गर्मी बहुत हो रही है, हम तो सुनते नहीं हैं बिकॉज वी आर आर ओन इंडिविजुअल, है ना। तो क्या होता है कि उसके बाद आप एसी में बैठ गए और आप तो पड़ गए बीमार, यू गॉट सिक। सो हैव यू एवर हर्ड योर पेरेंट्स सेइंग, सी व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने कहा था यही होएगा, है ना, बोलते हैं ना, व्हाट डिड आई टेल यू। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक हाइंडसाइट बायस का है, जहाँ पे हमारे जो भी बिलीव्स होते हैं, ठीक है, अब अगर वो कहीं ना कहीं इन रियलिटी इन रियलिटी वैसे ही तब्दील हो जाए जैसे हमने प्रिडिक्ट किया हो। जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर बिलीफ है कि ऐसा ही होगा, and people say, there is this false bashing of news once at a time, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या दुनिया खत्म हुई 2012 में? लेट्स से अगर शायद किसी के लिए खत्म हो जाती तो उसके लिए तो यही होता ना। तो हाइंडसाइट बायसेस कि हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं और अगर वो रियलिटी में तब्दील हो जाए तो हमें ये लगता है कि हाँ, ये एक तरीके से प्रिडिक्टेबल था, हमने सही प्रिडिक्ट किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। IPS मॉडल है मेमोरी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंसरी मेमोरी आएगी आपकी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी दो तरीके की होती हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। फर्स्टली इन द सीक्वेंस सेंसरी मेमोरी आएगी, फिर इसके बाद आएगा आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके,
सेंसरी मेमोरी होगी आपकी, आपका सेंसरी मेमोरी के बाद सिलेक्टिव अटेंशन आएगा, फिर आएगा आपका शॉर्ट टर्म एंड फिर आएगा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, सेंसरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो हो सकती है आपकी इकोइक, ठीक है, और दूसरी हो सकती है आपकी ऑडिटरी, व्हाट डू वी से, विजन वाली मेमोरी, ठीक है। सो इकोइक इज बेसिकली आपकी ऑडिटरी मेमोरी और विजन वाली आपकी मतलब जो भी हम देख सकते हैं वो, दिस इज बेसिकली इंटरफेयरिंग हियर, ठीक है। चलो एनीवे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ACDB। आगे बढ़ेंगे। रिसर्च हैज शोन दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट्स फ्रॉम अबाउट how much seconds without rehearsal. Short term memory is basically, for example, let's say it lasts for 10 seconds, 10 to 15 seconds. जैसे ना अगर मैं बात करूं कि आपके फ़ोन में OTP आता है ना, तो ये जो वन टाइम पासवर्ड होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने देर के लिए याद रख सकते हो, 10 to 15 सेकेंड्स के लिए याद रख सकते हो। दिस कैन बी, ये क्यों थोड़ा सा ये हो रखा है क्योंकि मैंने वो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है उसी से ही एक्सट्रैक्ट करे हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे 10 आ गया है तो 10 इज द मोस्ट सेफ स्कोर हियर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। द टेंडेंसी टू परसीव टू थिंग्स दैट हैपन क्लोज टुगेदर इन टाइम एज बीइंग रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसी जो भी हम परसेप्शन कर रहे हैं दो चीज़ों का जो एक साथ हो रहा है, क्लोजली हो रहा है टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम में क्लोजली हो रहा है, तो इसको हम इनमें से कुछ नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कॉन्टिग्विटी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यहाँ पे शायद ये कंटिन्यूटी की जगह कॉन्टिग्विटी दिया होता, बट इनमें से कोई नहीं है, कॉन्टिग्विटी शुड बी द करेक्ट आंसर। और ये जो कॉन्टिग्विटी का प्रिंसिपल है ये गुथरी ने दिया था। गुथरी बोलते हैं कि अगर हम लर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो टाइम और स्पेस में एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी गाड़ी चला रहे हो और रेड लाइट होगी, रेड लाइट आपने तोड़ दी, तो क्या होता है, जैसी रेड लाइट तोड़ी एकदम से पुलिस वाला आ जाएगा जो चालान काटते हैं और वो आपका चालान कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा उस समय, आप लर्न कर लोगे ये चीज़, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कार ड्राइव कर रहे होंगे आप ये चीज़ लर्न कर लोगे कि भाई अब तो जो सिग्नल है उसको देख के ही हमने आगे चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन के साथ क्या एसोसिएटेड है ये बताना है, ठीक है। डेप्थ हम परसीव कर सकते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़ के अंदर भी, बाइनोक्यूलर क्यूज़ के अंदर भी, इसके अंदर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी में भी, लीनियर पर्सपेक्टिव में भी, सब में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। मोनोक्यूलर क्यूज वो होते हैं जो हम वन सिंगल आई से परसीव कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल आई से। और बाइनोक्यूलर बोथ, दोनों आई से, बोथ आई से। प्रॉक्सिमिटी होता है हमारा नियरनेस, गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स हैं ये। लीनियर पर्सपेक्टिव भी इसी में ही आ जाएगा कि हम सिंगल डायरेक्शन में कोई चीज़ देख पाते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। आगे बढ़ेंगे। इन द ट्राइक्रोमैटिक थियोरी ऑफ कलर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स हैज बिन इंक्लूडेड। देखो कोन्स क्या होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके आईज के अंदर, और आपको ना विबग्योर याद रखना है, विबग्योर याद रखोगे तो इससे ना आपको हमेशा एक चीज़ याद रहेगी, जो विबग्योर का आर है ना, आर होता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, रेड कलर की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा हम परसीव कर सकते हैं। और जो वी होता है यानी कि वायलेट, इसकी सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसको हम सबसे कम परसीव कर पाते हैं, मतलब ये हमें इतना अच्छा दिखता नहीं है। तो एक्चुअली ट्राइक्रोमैटिक में ना 3 कलर्स हैं, आपको रेड तो चूज करना ही करना है, ब्लू है और ग्रीन है, ये 3 याद रखने हैं, येलो का कोई काम नहीं है यहाँ पे। B, C and D जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। The snail-shaped structure of the inner ear that is filled with the fluid is known as what? It is known as basically your cochlea. इस फ्लूइड का नाम भी आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। कान के अंदर ना जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये हियरिंग और बैलेंस में मदद करता है, बॉडी बैलेंस में।
द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजिशन इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ठीक है, देखो आपका जो साइंस है, साइंस ने आपको पढ़ाया है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स? आईज, ईयर, नोज, स्किन, ठीक है, टेस्ट। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि 2 और होते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो साइकोलॉजी कहती है कि 5+2 होते हैं, यानी कि 7 होते हैं। और ये 7 में बोलते हैं कि एक तो होता है हमारा काइनेस्थेटिक्स, जिसके थ्रू हमारी बॉडी मूव करती है, और दूसरा होता है वेस्टिब्यूलर। वेस्टिब्यूलर, ठीक है, वेस्टिब्यूलर यानी कि आपके कान, कान के अंदर वो एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है ना, कॉक्लिया के अंदर या कॉक्लियर के अंदर। तो ये जो लिक्विड है ये हमें हियरिंग बॉडी बैलेंस दोनों में ही हमें हेल्प करता है। इसे पूरा मिला के बोलते हैं हम प्रोप्रियोसेप्शन। इन दोनों को ही हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द लाइट्स आर टर्न्ड ऑन इन अ सीक्वेंस दे अपीयर टू मूव। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? जैसे आपने ना यूट्यूब पे कभी देखा है बफरिंग साइन होता है, हम कोई वीडियो जो है वो देख रहे हैं, बफरिंग साइन आता है, तो ऐसा नहीं लगता कि बफरिंग साइन जो है वो मूव कर रहा है। एक्चुअली क्या वो मूव कर रहा है? नहीं, इट इज इट इज एक्चुअली स्टेशनरी। वो हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है, वो बस एक सर्कल आ जाता है, वो हमें लगता है। सो दिस इज अ टेंडेंसी विच इज बेसिकली नोन एज फी फिनोमिनन। ऑप्शन नंबर 2 is correct here, fee phenomenon. This was experimented by Wertheimer. मैक्स वर्दाइमर ने इस फी फिनोमिनन को एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर। आगे बढ़ेंगे। मैस्लो की जो हायरार्की है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर आप लोगों को लगानी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके सेफ्टी नीड्स, फिर आ जाएंगे सेल्फ एस्टीम, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, विच इज इन द सीक्वेंस ABCD। ठीक है, 7 नीड्स होते हैं इनके हायरार्की में। और अब जैसे बिलोंगिंगनेस एंड लव हो गया, ये 4 हो गए हमारे। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉग्निटिव नीड्स। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है एस्थेटिक नीड्स ऑल्सो। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये मिला के हो गए 7। सबसे लास्ट की अगर बात करूँ, एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंस। उसका मतलब होता है अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट गेन करना। तो इसको याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे। द थियोरी दैट स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशन और थिंकिंग इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इमोशन इज रेफर टू एज व्हाट? तो कौन सी थ्योरी कॉग्निशन या थिंकिंग के बारे में भी बात करती है, इमोशन को इंटरप्रेट करने से पहले? तो दिस इज बेसिकली नोन एज शैक्टर सिंगर थ्योरी। और शैक्टर सिंगर थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ना ये बात करती है कि जब भी हम इमोशन फील करते हैं ना, तो हमारा कॉग्निशन, हमारा थिंकिंग, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसी के बेसिस पे हम जो इमोशन होता है उसको समझ पाते हैं। ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द इमोशन? इमोशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें बताने हैं कौन से हैं। नीदर चूज ए। ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी होगा, अटेंशन भी होगा। ABC could be the correct answer. ABC and D should also be the correct answer. ये चैलेंजिंग क्वेश्चन में गया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो ये सारे इमोशन के एलिमेंट्स हैं। बॉडी तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देती ही है, जो भी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हम क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब स्टिमुलस के बाद हम कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम क्या कोई फियर फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस होता है। अटेंशन तो हमारा जाएगा क्यों? क्योंकि क्योंकि हम ट्रिगर हो गए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स मे बी हाई इन द नीड फॉर अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर 4 किसकी थ्योरी है ये? ये है मैक्क्लेलन की थ्योरी, जहाँ पे ये बात करते हैं एन पावर, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट, इन 3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
In the self-determination theory of motivation, some inborn and universal needs help people gain a complete sense of self and whole healthy relationship with others. These needs are what? तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंदर हमारे कुछ नीड्स हैं. सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है ये एक्चुअली रायन एंड देसाई की थ्योरी है. ऑथर के नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Or Ryan and Desai are has given three needs which are autonomy, competence and relatedness. These are the three things. तो ABC जो हो गया that is the correct answer. सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी मोटिवेशन की थियोरी है जो कि बात करती है कि देखो हमारी लाइफ के अंदर ना ऐसे बहुत सारे नीड्स होते हैं. हम एज अ होल फील करना चाहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यर्कीज डॉटसन लॉ स्टेट्स दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू व्हाट. यर्कीज डॉटसन लॉ कहता है परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू योर अराउजल. ठीक है, मतलब जो भी आप परफॉर्म करते हो वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका अराउजल कितना ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा अराउजल स्टेट में हो. तो ये ना एक इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप शोकेस करता है. इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप शोकेस करता है. ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि यर्कीज डॉटसन लॉ के अंदर परफॉर्मेंस और अराउजल एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड हैं तो स्ट्रेस कैसा क्रिएट होगा. कहने का मतलब ये है कि देखो अगर ज़्यादा अराउजल होगा, अगर आप हाई अराउज हो जाओगे तो परफॉर्मेंस भी हाई जाएगा. एक्साइटेड हो जाओगे तो एक्साइटेड अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा. बट अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लो अराउजल है, मन नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जाएगी. सिंपल है ना. आगे बढ़ेंगे. द नीड फॉर सोशल अप्रूवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ड्राइव. सोशल अप्रूवल किस चीज़ का ड्राइव होता है. Can be acquired. I'll have to recheck this one एक बार. ठीक है, I can be wrong here also. This can be acquired. हम ये acquire करते हैं, अंदर से हमें चाहिए नहीं होता. यूजुअली वैलिडेशन है समथिंग जो कि हमारे अंदर नीड अराइज होती है, ड्राइव होती है, हम काम करते हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए. तो ये अप्रिसिएशन अगर बाहर से आ रही है एक्सटर्नली तो एक तरीके से एक्वायर्ड ही है. ठीक है. इंटेलिजेंस रेफर्स टू accumulated knowledge information we store over a lifetime of experience plus the application of skills and knowledge to solving problems. ठीक है, accumulated knowledge information है जो कि हमने लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर रखी है. इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज accumulated information है. ये फर्स्ट कीवर्ड है, लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर रखी है. स्किल्स एंड नॉलेज होते हैं, स्किल्स यहाँ पे कीवर्ड हो गया दूसरा. ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंटेक्चुअल नॉलेज. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. और अगेन देर इज अ डिस्ट्रैक्शन हियर, वील कट दैट पोर्शन. हाँ चलो. आइडेंटिफाई द सब टेस्ट्स ऑफ द वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग. वेशलर स्केल में से हमने सब टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं. डिजिट सिंबल हो गया, सिमिलैरिटीज हो गया, ऑब्जेक्ट असेंबली हो गया, ये तीनों हो गए. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. WAIS में से पूछने थे, बताने थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. ग्रुप टेस्ट कौन सा है इंटेलिजेंस का. यहाँ पे वी कैन से वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 1985 के अंदर वेशलर ने डेवलप किया था इंटेलिजेंस को समझने के लिए या इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए. फॉर्मूला ऑफ IQ कौन सा है. IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100. ये है, किसने दिया था, हु वर्कड ऑन इट, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे. ठीक है, MA/CA × 100. चलो. इन द ट्रायआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस 3 एस्पेक्ट्स आर एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड विच इंटेलिजेंस. दिस इज योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. तो ट्रायआर्किक थियोरी ना एक्चुअली स्टर्नबर्ग की दी गई है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी. ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ. रॉबर्ट
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। ठीक है, और ये बात करती है तीन चीज़ों के बारे में, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल भी मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्डमैन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। गोल्डमैन ने इंट्रोड्यूस किया था, और सेलोवे एंड मेयर ने इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या ईक्यू जो होता है उस पर काम किया था। ईक्यू का जो मॉडल है वो भी इन्होंने दिया था, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बट गोल्डमैन ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के जो सीक्वेंस है वो सही लगाने हैं आपने। अनरियलिस्टिक कंडीशंस है, थेरेपी है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एनहांस एडजस्टमेंट है, और प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस तो सबसे लास्ट में ही आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे पहले आएगा शायद से, इट शुड कम फर्स्ट। ठीक है, क्यों आएगा ये फर्स्ट? क्योंकि हमारा खुद का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत बिगड़ा हुआ होता है, ख़राब होता है। हमें थेरेपी की ज़रूरत कब चाहिए होती है? जब हम खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते, वी डू नॉट फील गुड अबाउट थिंग्स। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बेटर करने के लिए हम थेरेपी का इस्तेमाल लेते हैं। थेरेपी जो भी हमारे अनरियलिस्टिक कंडीशंस होती हैं वर्थ की, उसको ठीक करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट के एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। तो CBDA इज द करेक्ट आंसर यहाँ। आगे बढ़ेंगे। विच थेरेपी फोकसेस ऑन परसुएडिंग इंडिविजुअल्स टू रिकग्नाइज एंड चेंज इरैशनल अजम्पशंस दैट अंडरलाई देयर थिंकिंग। इसको हम कहेंगे REBT। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। REBT इज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। तो एल्बर्ट एलिस कहते हैं कि देखो, हमारे ब्रेन के अंदर ना एक कॉग्निटिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे अंदर कॉग्निशन में एक कॉग्निटिव सिस्टम है जो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट ओनली। और जैसे हम अपने बारे में कुछ ऐसे इलॉजिकल थॉट पैटर्न्स फीड कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो बहुत मोटी हूँ, या फिर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, या फिर मेरा फेस अच्छा नहीं है, इस तरीके की हम चीज़ें बोल देते हैं, या हमारी हाइट अच्छी नहीं है। ये सब इलॉजिकल थॉट पैटर्न्स होते हैं जिनको करेक्ट किया जा सकता है यूजिंग REBT। एंड ये REBT एल्बर्ट एलिस ने प्रमोट की है, दी है। आगे बढ़ेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेक्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अरेंज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एंड सीक्वेंस दैट लीड टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बेक सबसे पहले क्या आ जाएगा? इलॉजिकल आइडियाज आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे इरेशनल थॉट पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से हम घिरे हुए होते हैं, किसमें? नेगेटिव इफेक्ट में। ये नेगेटिव इफेक्ट लेके आती है हमारे अंदर। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज, आइडियाज, सब कुछ इससे जुड़े हुए होते हैं हमारे, और फिर उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इन DSM-5 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू ओ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि DSM-5 में OCD किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड है, तो आप बोलोगे ये एक सेपरेट कैटेगरी है खुद की। बट अगर कभी भी पूछा गया पास्ट में, तो DSM-4 TR जो इससे पिछला वाला रिवीजन था या वर्जन था, उसके अंदर OCD जो था वो एनजाइटी में फॉल करता था, एनजाइटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें। लेकिन अब DSM-5 के अंदर ये एक सेपरेट कैटेगरी बन गई है OCD की, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू DSM-5 एनजाइटी डिसऑर्डर्स कंप्राइज DSM-5 के अंदर एनजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर क्या सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सोशल फोबिया है, यहाँ पे पैनिक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। BC&D इज द करेक्ट आंसर। डिप्रेशन अलग से आपका किस में आ जाएगा? डिप्रेशन आता है आपका मूड डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में दो चीज़ें आ जाती हैं, और हाइपोमेनिया और मेनिया, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
In DSM-5 बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज प्लेस्ड इन व्हाट? अब बॉडी डिस्मॉर्फिया किस में प्रेजेंट होगा? दिस इज प्रेजेंट इन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो क्या याद रखेंगे? बॉडी के अंदर बॉडी से रिलेटेड ही इशू है। डिस्मॉर्फिया डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि दैट वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ हाउ आवर बॉडी लुक्स लाइक, या हम बार बार नुक्स निकाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर कि भाई हम तो ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें। Dash is a sensory experience that seems real to the person having it but occurs in the absence of any external perceptual stimulus. इसको हम क्या कहेंगे? hallucination कहेंगे। hallucination क्या होता है कि भाई हमें ये लगता है कि ये तो हो रहा है सच में, कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, हमारे साथ घट रही है, तो हमें लगता है कि सच में हो रही है बट नहीं हो रही होती है इन रियलिटी। इसको हम hallucination कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किज़ोफ्रेनिक्स में दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, उसमें ये बहुत कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash is directly related to the variance and figured by taking the square of the average of what? So this is your standard deviation. Correct. Absolutely correct. The formula for changing a raw score to a z-score is z is equals to x minus m divided by standard deviation. ठीक है, माइनस करते हैं, ये याद रखना। Which of the following are the parametric statistics? Parametric statistics या tests? Spearman rank है, Pearson product moment correlation है, t-test है, Mann-Whitney test है। पैरामीट्रिक टेस्ट्स ना वो होते हैं जिनमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है ना? और इसके अलावा क्या होता है इसमें? जहाँ हमारे पास एक आइडिया है, पैरामीटर है, जो भी हम सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, पॉपुलेशन का पैरामीटर है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक और पियर्सन प्रोडक्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस तो हमें सही नहीं दिए हैं। टी टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट जो हैं ये दोनों ही हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट्स हैं, बट इन्होंने आंसर सी एंड डी कहीं भी नहीं दे रखा, तो मोस्ट लाइकली अब आई डोंट नो, दिस कुड हैव बिन अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसको या तो ड्रॉप किया होगा एनटीए ने, इसके जो ऑप्शंस होंगे जो भी होगा, तो दैट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर है ही नहीं, सी एंड डी ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल विच इज़ द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अल्फा होता है ना, हमने पढ़ा होगा, अल्फा इज बेसिकली 0.05। हम एरर देखते हैं कि कितना है कितना नहीं है, तो अल्फा इज देयर सिग्निफिकेंस लेवल। द नॉर्मल probability distribution, what percent of scores lie between one standard deviation and one standard minus one standard deviation? Let me show you how does it look like. This is the average area जहाँ पे आपके मैक्सिमम स्कोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका ज़ीरो मान लो आप, ठीक है। ये आपका हो गया -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हो गया +1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हो गया -2 और ये हो गया +2, ठीक है। ये हो गया -3 और ये हो गया +3। इतना तो पता होगा ना कि लेफ्ट साइड राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं। तो -1 से +1 के बीच में पूछ रहा है, तो इसको हम 68% काउंट करते हैं एक्चुअली। Okay, anyway, we were here at this particular question where it's asking you, in a normal probability distribution, what percent of scores lies between +1 standard deviation and -1 standard deviation? So let me draw you a number line here. So this is a number line, right? And मैक्सिमम जो स्कोर होता है या मिडिल जो एवरेज स्कोर होता है, ये वो हमारा यहाँ पे लाया करता है, इसको एज म्यू हम लिखते हैं। तो अच्छा, ये इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी। यहाँ पे दिस इज -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज +1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आई विल नॉट राइट प्लस साइन बट यू विल अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज -2, दिस इज +2, दिस इज -3 and this is +3, and then this is -4 and this is +4 and so on and so forth, right? So आपको ना एक रोल याद रखना है हमेशा, which is 68, 95 and 99, ठीक है। ये याद रखना है 68। लेट मी राइट दिस डाउन प्रॉपर्ली हियर। ओके, सो रिमेंबर 68, 95
एंड 99। सो जो हमारा पूरा ऐसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है ना, और उसकी जो नंबर लाइन होती है, तो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जितना भी पोर्शन होता है, दिस मेक्स अप योर 68%. And you will ask me how. Let me tell you that also. So in case if you don't know or you already know, तो ये जितना पोर्शन है ऐसे ना, ये पूरा जो स्प्लिट हो रखा है इस एवरेज स्कोर से, इतना जो पोर्शन है दिस इज 50%, और इतना जो पोर्शन है दिस इज ऑल्सो 50%, राइट? दिस एंटायरली पूरा मिला के ये 100% बनेगा, है ना? बनेगा ना? तो एक्चुअली -1 और +1 स्टैंडर्ड एविएशन के बीच का जो स्कोर है दिस इज 34% एंड दिस इज ऑल्सो 34%। ठीक है, आपको बस रूल क्या याद रखना है पहले वो सुन लो। तो अब ये हो गया हमारा -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 हो गया हमारा 68%। अब -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ये पूरा नहीं आएगा बिकॉज आई एम नॉट एजाइल लाइक दैट एंड हियर ऑन द पेन टैब। सो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 95%। ठीक है, और फिर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आएगा 99%। आई होप यू नो दिस। नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन। अब ये कैसे आएगा, तो इसका जो स्कोर होता है ना असल में वो कैसे दिखता है, हमने ब्रेक डाउन करा 68 को, वो 34 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे ना हमारा 13.5 आ जाएगा, इधर भी 13.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.35 एंड हियर ऑल्सो 2.35। So when apparently and technically when you're going to be adding all of these scores, so you will add 34 plus 13.5 plus 2.35, it will make up your 50%, and here also 34 135 2.35 makes up your 50%, so it makes your entire 100%. सी एंड दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट। अब आपको आसानी से ये पता है कि चाहे आपको 1 स्टैंडर्ड एविएशन, 2 स्टैंडर्ड एविएशन, 3 स्टैंडर्ड एविएशन कोई भी कहीं भी पूछा जा रहा है, आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो 68% बनेगा इसका आंसर, राइट? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जॉन बी वॉटसन इज हु? जे बी वॉटसन इज अ फंक्शनलिस्ट. Functionalist is someone who has talked about the idea of, oh, oh my god, he's not a functionalist. John B. Watson, who is he? He's actually a behaviorist. ठीक है, Watson is a behaviorist. He was somebody जिसने बहुत टाइम पहले around in 1980s he has studied the idea of behaviorism. ठीक है, पावलोव से भी पहले इन्होंने behaviorism जो है वो स्टडी किया। I'll cut that out, ठीक है। So here they're asking you, John B. Watson is whom? J. B. Watson is actually a behaviorist, और इन्होंने पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उससे भी पहले इन्होंने बिहेवियरिज्म जो है उसको स्टडी किया था। तो वॉटसन इज नोन फॉर दैट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साइंस। द साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली, जिसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज behaviorism again. Why? Because behaviorism talks about the idea of modeling, and modeling is we are a product of our environment, or in simple words we can also say modeling is basically imitation. modeling क्या है? imitation। हम जो भी चीज़ ना करते हैं, हम जो भी इंसान होते हैं, वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमने अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखा है तो हम भी वैसा ही अपना बिहेवियर रखते हैं, या आपकी जितनी भी आदतें हैं, पर्सनालिटी है, इट्स ऑल अबाउट हाउ योर पेरेंट्स हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स, एंड इन द सेम मैनर यू ऑल्सो कंडक्ट योर ओन वे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी द मेंटल प्रोसेसेस मीन्स। साइकोलॉजी के डेफिनेशन में मेंटल प्रोसेस क्या होता है? मेंटल प्रोसेस होगा इंटरनल और कोवर्ट प्रोसेस। ठीक है, मेंटल क्या है? समथिंग विच लाइज इन द कॉग्निशन, एंड यू कैन ऑल्सो से कि कॉग्निशन क्या है? विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते बट इट स्टिल वर्क्स, कैन नॉट बी सीन बट कॉग्निशन इज हायर मेंटल प्रोसेसेस। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल तो रही हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, थिंकिंग हो गया,
डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑल दीज आर योर एबिलिटीज टू फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन ये कभी भी आप देख नहीं सकते। तो मेंटल प्रोसेस अंदरूनी होता है और कोवर्ट होता है। तो कोवर्ट से आपने क्या याद रखना, समथिंग विच इज इनसाइड, ठीक है। और ओवर्ट से याद रखना है समथिंग विच इज आउटसाइड, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर्स थ्रू देयर व्हाट। तो साइकोलॉजी ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी करता है। वी ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स, वी एक्सप्लेन, वी प्रिडिक्ट एंड वी कंट्रोल। दैट्स व्हाट वी डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ए बी सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट हियर। सारी चीज़ें ही करते हैं इनफैक्ट हम, क्योंकि साइकोलॉजी का जो मेन एम है वो क्या है, ऑब्जर्व, एनालाइज, रिकॉर्ड, राइट, दैट इज व्हाट, एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। ये तो हम प्रूव करना चाहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव अ मैच द कॉलम्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, क्वालिटीज एंड बिहेवियर्स एंड डिटरमाइन पर्सनस इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया, ट्रेट हो गया, क्वालिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सारा कुछ क्या है, पर्सनालिटी है। तो हमारा सी तो हो गया है 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, C1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेजर्स अ पर्सन्स डिग्री ऑफ लर्निंग, सक्सेस और अकम्पलिशमेंट इन अ सब्जेक्ट और अ टास्क। मतलब किसी पर्सन का लर्निंग, सक्सेस कितना अकम्पलिश करा है, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सारा कुछ हमारा क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर अचीवमेंट, ठीक है। तो डी जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी नंबर 2 हियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी इन रिलेटिवली ग्लोबल एरियाज। या तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, वी ऑलरेडी नो वी हैव एन आंसर हियर, ठीक है। ऐसे ही आप अपने आप इसको खुद ही मैच कर लो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है नहीं। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो रिलेटिवली ग्लोबल एरियाज क्या हो गए, दिस हैज़ टू डू विद इंटेलिजेंस। रिमेंबर वेशलर का जो ये definition है which talks about कि intelligence is the global capacity that works perfectly fine here। तो ये हमारा A जो हो गया that has to go with 3, ठीक है। और बाकी अपना ये स्पेसिफिक टास्क वाला हमारा क्या हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट। मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। So what we are doing is we are describing something, because in description what we do is we write also, and apparently we can only write if we observe something, है ना। जब मतलब हम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तभी तो हम लिख पा रहे हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट म्यूट माई सेल्फ हियर। Okay, under this question, it is asking you a test that measures cognitive, sensory, perceptual and motor performance can be categorized under what? मतलब एक टेस्ट जो cognitive को measure कर रहा है, sensory, perception, motor performance इन सबको measure कर रहा है। तो ये जो हमारा टेस्ट होगा that has to do with your neuropsychological test, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्यों, कॉग्निटिव क्या है, हायर मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, हायर मेंटल प्रोसेस है। और सेंसरी क्या है, जो भी सारी चीज़ें आप देख पाते हो, सुन पाते हो, योर ऑडिशन, योर विजन, है ना, ऑल्फैक्शन, एवरीथिंग हैज़ टू डू विद दिस, ठीक है। परसेप्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग बनाना। और मोटर क्या है, मोटर है मोशन, मूवमेंट,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरेंज द फॉलोइंग पर्सनालिटी थियरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो आई है, सबसे पहले जो है दैट इज 1900s में हमारी साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, इंटरपर्सनल थ्योरी जो है दैट केम आउट इन 1930s, और ह्यूमनिस्टिक जो है दैट केम आउट इन 1950s, एंड इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो है दैट केम आउट इन 1960s। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारी सी आई है, ठीक है, सी है, फिर डी है, फिर ए है और बी है। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटर्मिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी दी गई है? इंडिविजुअल साइकोफिजिकल सिस्टम्स के अंदर हम प्रेजेंट हैं, यूनिक एडजस्टमेंट है हमारे। तो ये एक्चुअली जो कार्ल यूंग है उनकी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्टली ओरल आ जाएगा, फिर एनल आएगा, फिर फॉलिक आएगा, फिर लेटेंसी आएगा। ओरल, एनल, फॉलिक, लेटेंसी, एंड सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? जेनिटल आता है। ठीक है, नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। हु हैज़ डिस्कस्ड बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टाइलिटी? इसके बारे में किसने बात करी थी? इट वाज कैरन हॉर्नाय। तो कैरन हॉर्नाय इज अ न्यू फ्रॉइडियन। ठीक है, शी डज अग्री टू फ्रॉइड, बट समवेयर there is a lot of disparity between what has Freud said and also the fact that she does not agree to a larger number of things that Freud has said. But she has her own interpretations and developments in the theories. So कैरन हॉर्नाय ने ये बात बोली थी कि कोई भी जब जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बच्चा जो होता है, जो इन्फेंट होता है, तो इन्फेंट को क्या चीज़ें चाहिए होती है? लव, अफेक्शन एंड वार्मथ, है ना? उसके साथ साथ फूड भी तो चाहिए होता है, बिना खाने के तो वो रह ही नहीं सकता। तो ये ना इसकी क्या है, बेसिक प्राइमरी नीड्स हैं बच्चे की, प्राइमरी नीड्स। और ना छोटे बच्चे की प्राइमरी नीड्स अगर अगर फुलफिल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, वेल डन, अमेजिंग, द चाइल्ड विल ग्रो ट्रिमेंडसली फाइन, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो इन्फेंट है और उसकी प्राइमरी नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ही विल डेवलप अ सेंस ऑफ न्यूरोटिक एंजाइटी और अ बेसिक एंजाइटी। ठीक है, न्यूरोटिक एंजाइटी। तो एक्चुअली अगर ये नहीं होता तो ये बेसिक एंजाइटी में रहता है। अगर ये नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो बेसिक एंजाइटी में रहता है स्टूडेंट, सॉरी बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, अ सिंगल ट्रेट दैट डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल्स एंटायर, ओह माय गॉड, दिस इज नोन एज कार्डिनल ट्रेट। ऑप्शन नंबर 2 कार्डिनल। ठीक है, कैसे जाता है? पहला कार्डिनल होता है, फिर सेंट्रल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, एंड देन इसके बाद हमारा सोर्स ट्रेट बाद में बोल सकते हैं। एनीवे ये मैंने ऐसे ही बता दिया। तो कार्डिनल ट्रेट, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हिटलर, ठीक है, हिटलर। तो हिटलर क्या है? उसका नाम सुनते ही क्या याद आता है? हॉलोकॉस्ट याद आता है, जर्मनी याद आता है। उसने कितने सारे जूस को मरवा दिया, मतलब इतने सारे बेचारे लोग थे। आई एम श्योर कुछ जो भी है उसका खुद का must have had some kind of agenda against them. So therefore उसने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। Then comes मदर टेरेसा। तो इनका नाम जो है ना, नाम सुनते ही हमें समझ आता है कि क्या पर्सनालिटीज़ हैं। लाइक मदर टेरेसा, वी you know think that, मतलब we feel that she's a kind person, she's somebody who has a very motherly figure. If I say शाहरुख खान, तो शाहरुख खान से क्या याद आता है? बॉलीवुड, है ना? और फिल्म स्टार, सुपरस्टार, लाइक दैट। तो अगर हम कोई नाम देख के ही या किसी इंडिविजुअल के ट्रेट के थ्रू ही पता लगा लेते हैं कि वो इंसान कौन है, तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट माना जाता है। सेंट्रल इज समथिंग दैट वी कैन सी, मतलब हम इंसान के अंदर जो चीज़ें देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी दिख जाती है ना, रोज़ जो स्कूल आ रहा है रेगुलरली एट टाइम, कॉलेज आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? पंक्चुअल है इंसान, हमें पता है। हार्ड वर्किंग पता चल जाता है, लेबोरियस पता चल जाता है, दैट इज सेंट्रल ट्रेट। देन सेकेंडरी ट्रेट आर बेसिकली योर लाइक्स एंड योर प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ दे आर आस्किंग यू, लाइट पास थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू न्यूरल कोड, दिस इज ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसडक्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट पास, हाउ इट passes थ्रू। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव कॉर्निया हियर, वी हैव प्यूपिल, प्यूपिल के बाद हमारे पास क्या होगा, लेंस होगा, एंड देन हमारे पास रेटिना होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बी पहले आएगा, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज हाउ इट हैपन्स, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने जो माइलस्टोन्स हैं हमारे, ये अटेन माइलस्टोन जो है वो हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं किसी बेबी के जो 4 मंथ्स का है। ठीक है, 4 मंथ्स बेबी के करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं माइलस्टोन्स। तो सबसे पहले तो वो क्या अटेन करता है, वो फीटल पोस्चर अटेन करता है, फीटस पोस्चर अटेन करेगा। पोस्चर अटेन करने के बाद नेक्स्ट चीज हेड हिलाना वो सीखेगा, फिर वो चेस्ट हिलाना सीखेगा। ठीक है, फिर वो रीच आउट करेगा और मिस भी करेगा, ये सारी चीजें हैं। तो बी ए डी सी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ओह ऑल राइट, नॉट बी ए डी सी, क्या आंसर होगा यहाँ पे, मार्क गलत कर दिया मैंने। तो सबसे पहले हमारा सी आ जाएगा, सी के बाद हमारा बी आएगा, एंड देन ए आएगा, एंड देन डी आएगा। यू कैन नेवर बी टू श्योर। चलो आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेजेस ऑफ बेबीज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ एज मेंशन इन पियाजेस थ्योरी। सबसे पहले क्या आएगा, सेंसरी मोटर आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना, ऐसे ही होगा। तो डी सी बी ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। Who has developed a theory of cognitive development which emphasizes the role of social factors in language? Language और social factors के बारे में किसने बात करी थी? It was Vygotsky actually. Um, yeah, theory of cognitive development and emphasizes social factors. He talks about social factors and also language. Thinking and language has to do with him. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को शायद कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे ही हम देखते हैं तो इसको देख के एकदम से याद आएगा पियाजे, है ना, लेकिन आगे के कीवर्ड्स तो आप मिस आउट ही कर दोगे, तो इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, वाइगॉट्स्की समबडी जिसने लैंग्वेज के बारे में बात करी थी। In terms of what satisfy own needs or those of others, खुद की नीड सेटिस्फाई करना और दूसरों की भी। अच्छा, जैसे इफ आई से, आपने कभी बच्चों को खेलते हुए देखा है, एंड दे से कि आई शेयर माई टॉयज इफ यू शेयर योर्स। ठीक है, कि मैं अपने टॉयज तभी शेयर करूंगा जब आप मेरे साथ अपने टॉयज शेयर करोगे। तो इसको हम असल में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, और ये स्टेज 2 में आता है। ठीक है, और यहाँ पे ना हर चीज़ ना हम क्या करते हैं, मॉरली करेक्ट वे में चूज करते हैं, मतलब मॉरली हमें ये करना चाहिए, है ना, तुम करोगे तो मैं भी करूँगा, राइट। स्टेज 2 में आएगा ये। अच्छा, ऑल्सो कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं, ऐसे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो स्टेज 2 के अंदर ये फॉल करता है, पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Our ability to recognize the emotions of others, understand these feelings and experience them ourselves at least to a degree is called as what? दूसरों की feelings को, emotions को समझना, understand करना, experience करना, ये सब known as empathy। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, we call it as empathy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to Erickson's stage of psychosocial development, the trust versus mistrust phase is a developmental task in of infant. Option number 1 is correct here. Infant, क्योंकि यहाँ पे ना जो बच्चा होता है वो एक्चुअली रिवॉर्ड के बेसिस पे, मतलब क्या उसको किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है या उसे पनिशमेंट मिल रही है, इस बेसिस पे ही या तो वो ट्रस्ट बनाएगा या फिर वो मिसट्रस्ट करना शुरू करेगा। तो बहुत ही अर्ली स्टेज, या फिर आप कह सकते हो स्टेज 1 के अंदर ही ये चीज़ जो होती है
बच्चे के अंदर शुमार होती हैं, जल्दी सीख जाता है। As a science, which of the following does psychology use as its primary source of information? Psychology primary source of information किसको चूज करती है? कॉमन सेंस है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे यू आर नॉट रियली श्योर, एलिमिनेट एंड चूज। सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा, वी कैन गो अहेड विद दैट। इनफॉर्मल होगा ये, इनफॉर्मल observation of the world around us, and layperson's opinion. None of this but एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 2। जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे सिस्टम से, उसी को ही तो हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे ना। आगे conscious conscious next question, conscious forcing of desires or thoughts out of the consciousness is called as suppression। ऑप्शन नंबर 3 किसका आइडिया है? फ्रॉइड का है। फ्रॉइड ने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम ज़बरदस्ती चीज़ों को भुलाना चाहते हैं, जिसको ये बोलते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मेमोरी की एक थ्योरी के अंदर भी ये आता है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग इज अबाउट हाउ वी रिप्रेस, we do not like to remember painful memories and we like to suppress it, repress it, and do not think about it। तो फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे। पर्सनालिटी इज फिक्स्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ एंड सब्जेक्ट टू लिटिल चेंज देयर आफ्टर। मतलब अर्ली ईयर्स में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, लेकिन चेंज होती रहती है धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ। दिस व्यू इज नोन एज डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? जितने भी लॉ ऑफ नेचर हैं, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर, दे कैन डिटरमाइन द इवेंट्स ऑफ, डिटरमाइन द इवेंट्स बाउंड टू हैपन। मतलब जो भी चीज़ होने वाली है ना, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? लॉ ऑफ नेचर के थ्रू, या फिर आप इस लॉ ऑफ फिजिक्स के थ्रू भी पता लगा सकते हो, या फिर आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, डिटर्मिनिज्म इज द आइडिया कि हम चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू दी लॉज विच एग्जिस्ट अराउंड अस। नेचर के अराउंड जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो डिटर्मिनिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी एग्जामिनीज द परफॉर्मेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर टाइम। ओवर टाइम के बारे में बात हो रही है, तो दिस हैज टू डू विद टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। चाहे आप टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपने आज लिया, ठीक है, और उसी टेस्ट को आपने 6 मंथ्स बाद लिया, तो जो आपने आज टेस्ट लिया उसका एक्स स्कोर आया, 6 मंथ बाद भी इसका जो स्कोर होगा वो एक्स आएगा। ये कभी भी ऐसे वाई नहीं आ सकता, अदरवाइज इट्स नॉट रिलायबल। ठीक है, x+1 आ सकता है, x+2 आ सकता है, बट वाई नहीं आ सकता। आगे बढ़ेंगे। वी परसीव अ पर्सनस फेस एज होल एंड नॉट एज अ कलेक्शन ऑफ आईज, नोज, माउथ। मतलब हम जब किसी की शक्ल देखते हैं तो हम उसे पूरा ही देखते हैं ना, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट क्या है? गेस्टॉल्ट का मीनिंग है होल, ठीक है। और गेस्टॉल्टिस्ट मानते हैं कि भाई देखो, कोई भी चीज़ आप परसीव करते हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट, आप उसको ऐसे स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्टाइलस, दिस इज अ पेन, so I call it as pen, you also see it as pen only, right? You do not say कि this is made up of lead, there is plastic, there is this, there is that, nothing like that, right? So therefore we perceive it everything as whole। अच्छा, एक और चीज़, गेस्टॉल्टिस्ट्स के जो जो बिल्कुल ऑपोजिट स्कूल वाले जो लोग हैं, जो मानते हैं कि नहीं हम हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, वो स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट, एम आई राइटिंग दिस करेक्ट? स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म मानता है कि हर चीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्शनिज्म में बिलीव करता है दैट वी कैन रिड्यूस एवरीथिंग इनटू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस फॉलोड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जब हम टेस्ट बना रहे होते हैं तो कौन सा सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, हमने बताना है। ठीक है, टेस्टिंग आइटम्स ये तो अभी नहीं आएगा। सिलेक्टिंग एंड स्केलिंग अ मेथड, डिफाइनिंग द टेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट। ठीक है, ओके, डिफाइनिंग द टेस्ट, टेस्ट है क्या, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्केलिंग मेथड जो होंगे उसके इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उठाएंगे। फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आइटम्स को, और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे आइटम्स को। तो CBDA इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे थियोरिस्ट है और उनकी थियोरीज हैं। स्टर्नबर्ग ने हमारी दी थी ट्रायआर्किक थ्योरी, ठीक है, ट्रायआर्किक थ्योरी। कटेल ने हमारी जो थ्योरी दी है
दैट इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। नाइग्लरी एंड कर्बी ने पास्ट थियोरी के बारे में बात करी है, और गार्डनर जो है उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। एंड यू कैन मैच इट। ए जो है हमारा 3 है, तो A3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर।